अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम में वो है कॉमन आयन इफ़ेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफ़ेक्ट को समझने के लिए पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बेटा आप समझ लें इलेक्ट्रोलाइट की। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोलाइट बेटा लिक्विड हो सकता है या किसी सॉलिड सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है। It may be a liquid, it may be an aqueous solution of a solid। और बेटा ये पानी में आयोनाइज हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस अलग-अलग हो जाते हैं और इन फ्री आइंस की मूवमेंट की वजह से इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, आल्दो इस इलेक्ट्रिक कंडक्शन की वजह से केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे जाके पढ़ेंगे। यही लफ्ज़ इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपली आप ये ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रोलाइट से मुराद वो चीज़ होती है जिसमें फ्री मूविंग आइंस होते हैं। ठीक है, और फ्री मूविंग आइंस बेटा या तो वो लिक्विड होगा या उस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे नमक ही है। नमक अगर सॉलिड स्टेट में हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, लेकिन अगर बेटा हम इसको हीट करें और मोल्टन स्टेट में ये हो, इसमें सोडियम आइंस हों और क्लोराइड आइंस हों। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिक्विड लिख देता हूँ। मोल्टन स्टेट में तो फ्री मूविंग इसमें सोडियम और क्लोराइड आइंस होंगे। तो इन लिक्विड स्टेट इट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। या ये सॉलिड है, हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं और पानी में डिज़ोल्व करने की वजह से सोडियम आइंस और क्लोराइड आइन एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में अलग-अलग हो जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अगर मोल्टन सोडियम क्लोराइड है वो भी इलेक्ट्रोलाइट है, या सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, नमक का आबी महलूल जो है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट टर्म आपने ज़हन में रखनी है। अब बेटा हम आते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट की तरफ। कॉमन आयन इफ़ेक्ट ये कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में है, ये नमक को पानी में हमने मिलाया हुआ है। ठीक है, और हमने इसका सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है। सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन वो होता है कि मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके। ठीक है, जब बेटा सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है तो देयर इज़ एन इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अगर हम मज़ीद नमक इसमें मिलाएंगे तो मज़ीद नमक इसमें हल नहीं होगा। हम जितना भी हलाएंगे मज़ीद नमक इसमें हल नहीं होगा। इनफैक्ट होता ये है कि मज़ीद नमक हल तो हो रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जितना नमक हल हो रहा होगा उतना ही रिक्रिस्टलाइज हो रहा होता है। सो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज़ इन फैक्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होता है, जिस इक्विलिब्रियम में आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। आप मज़ीद सोल्यूट ऐड करके उसे डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, शेक करने की वजह से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे पानी के उनके साथ और उसे अनआयोनाइज करेंगे, लेकिन जितना अनआयोनाइज होगा एट द सेम टाइम उतना ही रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। इस वजह से नेट रिज़ल्ट ये होगा कि हमें ये नज़र आएगा कि वो डिज़ोल्व ही नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारे पास अगर इसका हम केमिकल इक्विलिब्रियम बनाएं, इसका इक्विलिब्रियम ये होगा कि हमारे पास सोडियम आयन है, KC अगर हम लिखें इसका, क्लोराइड आइंस हैं और सोडियम क्लोराइड है, ये इसका एक KC है। ठीक है, अब अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन में हम HCl मिला दें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल
हम HCl गैस इसमें मिलाते हैं, HCl गैस जब इसमें मिलाएंगे तो सर्टनली ये भी उसमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आयोनाइज होगी। जब बेटा ये आयोनाइज होगी तो अगर आप इक्वेशन या इक्विलिब्रियम 1 और इक्विलिब्रियम 2 का कंपैरिजन करें तो बेटा इक्विलिब्रियम 2 में क्लोराइड आयन आ गए हैं जो कि इक्विलिब्रियम 1 में मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल, जब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्लोराइड जो है वो ऊपर प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं, तो जब क्लोराइड का इजाफा होगा तो क्लोराइड का इजाफा होने की वजह से ऊपर वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नीचे वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। नाउ देयर इज़ अ कंपटीशन। इस कंपटीशन में विन वो करेगा जो स्ट्रांग होगा और जो कमज़ोर होगा वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम HCl का और NaCl का कंपैरिजन करें तो बेटा HCl इज़ अ गुड इलेक्ट्रोलाइट एज़ कंपेयर टू NaCl। HCl भी इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये आइंस बना देगा, इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। NaCl भी एक्वस सॉल्यूशन में आइंस बना देगा, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट का कंपैरिजन करें तो बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये कंपैरेटिवली वीक इलेक्ट्रोलाइट है एज़ कंपेयर टू HCl। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर इसमें कॉमन आयन होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को सप्रेस कर देगा। और क्यों सप्रेस कर रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ली शैटलर प्रिंसिपल कि दरअसल आपने ऊपर वाले इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है। आपने प्रोडक्ट्स मिलाई हैं, आपने वो चीज़ उसमें मिला दी है जो ऊपर वाले इक्विलिब्रियम की प्रोडक्ट थी, तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम क्लोराइड आयन बढ़ने की वजह से ये डिस्टर्ब होगा और जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये रिवर्स में चला जाएगा और NaCl की क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में बाकायदा हम बेटा प्रैक्टिकल भी करवाते हैं कि हम एक बीकर में NaCl का सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, कंसंट्रेटेड, मतलब जितना मैक्सिमम NaCl इसमें डिज़ोल्व हो सकता है वो इसमें हम डिज़ोल्व कर देते हैं। इस सॉल्यूशन को बेटा ब्राइन कहते हैं। ब्राइन की अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन 30% होती है। ठीक होगी बात, यानी मैक्सिमम नमक जो इसमें डिज़ोल्व हो सके हम इसमें डिज़ोल्व कर देंगे, तो ये नमक का सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ये सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है। तो अब बेटा इस सॉल्यूशन में ये वाला इक्विलिब्रियम मौजूद है जो मैंने नंबर 1 पे लिखा है। इसमें नमक आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म इक्विलिब्रियम के अंदर है। ऑल्दो इट इज़ अ क्लियर सॉल्यूशन। अगर फ़र्ज़ करें हमने इसमें ज़्यादा नमक मिला दिया हुआ तो हम इसे फ़िल्टर करके फ़िल्ट्रेट जो होगा हमारे पास बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होगा। जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, जो अनडिज़ोल्व फॉर्म में होगा वो अलहदा रह जाएगा। अब बेटा हम इसमें HCl गैस गुजारते हैं। HCl गैस को कैसे गुजारा जाता है, अगर मैं थोड़ा सा इसका अपरेटस आपके सामने डिज़ाइन करूं तो फ़र्ज़ करें बेटा ये हमारे पास एक बॉटल सी होती है। इस बॉटल में हम NaCl सॉलिड ही होता है। इस पर थिस्टल फनल की मदद से हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिराते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब इधर आएगा तो इसमें से HCl गैस बनेगी। ये HCl गैस हम यहाँ से गुजार के इधर ले आते हैं। ये बेटा इंटर लेवल पे फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल भी है ये। तो ये HCl यहाँ पे आ जाएगी। अब बेटा HCl गैस फॉर्म में होता है, वो HCl यहाँ पर गैस बनेगी
और ये गैस जो है वो NaCl के सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगी। जब ये गैस इसमें आती है तो NaCl की क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे बीकर के अंदर स्नोफॉल शुरू हो गई है। सफ़ेद क्रिस्टल्स NaCl की बनना शुरू हो जाती हैं और वो नीचे सेटल हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले तक जो क्लियर सोल्यूशन था NaCl का, उसमें से NaCl की क्रिस्टल बन जाती और नीचे बैठना शुरू हो जाती, सेटल डाउन होना शुरू हो जाती। ठीक हो गया। ये मैंने प्रैक्टिकल भी आपको थोड़ा सा समझा दिया है। अब ये सारे का सारा प्रोसीजर बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफ़ेक्ट है। NaCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को सप्रेस कर दिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने, विच कंटेन कॉमन आयन। दिस इज़ कॉमन आयन इफ़ेक्ट। कॉमन आयन का इफ़ेक्ट क्या है कि आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन इसमें ऐड हुए तो उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को सप्रेस करके उसे रिवर्स कर दिया। अगर मैं यहाँ पर भी इक्वेशन दोबारा से बना दूँ तो बेटा Na और क्लोराइड आयन्स जो हैं ये इसमें डिज़ोल्व फॉर्म में थे, इसने मिल के इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, इसकी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गई। ठीक होगी बात। सो आयोनाइजेशन of weak electrolyte is suppressed by adding strong electrolyte if it contains common आयन्स। ठीक है, या आप इसे सिंपल वर्ड्स में यूँ भी लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय एडिंग कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड। आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज suppressed by adding common ions from outside। आउटसाइड से हमने कॉमन आयन मिलाए हैं तो आयोनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की सप्रेस हो गई है। ठीक है, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl। ये हमने NaCl को प्यूरिफाई किया है, इसको बेटा हम प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl भी कहते हैं। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है बाय कॉमन आयन इफ़ेक्ट। अगर हमारे पास इम्प्योर नमक है तो उसको हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो बेटा इस तरीक़ाकार से किया जाता है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्रिस्टलाइज नहीं होंगी, सिर्फ इसकी क्रिस्टल्स बनेंगी जिन्हें हम फ़िल्टर करके अलग कर सकते हैं। ठीक होगी बात जनाब। सो दिस इज़ कॉमन आयन इफ़ेक्ट बेटा, जिसकी एक हमने जनरल एग्जाम्पल पढ़ी है। उसके बाद और भी इसकी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे हम आ जाते हैं साल्ट एनालिसिस की तरफ, कि साल्ट एनालिसिस में भी कॉमन आयन इफ़ेक्ट इस्तेमाल होता है। और कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, साल्ट एनालिसिस को समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल और समझ लें। पोटाशियम क्लोरेट बेटा एक साल्ट है, ये पानी में आयोनाइज्ड फॉर्म में है। हम इसमें पोटाशियम क्लोराइड मिला देते हैं। सो पोटाशियम क्लोराइड इज़ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इट कंटेन्स कॉमन आइंस। यहाँ पर कॉमन आइन पोटाशियम है, ये यहाँ पॉजिटिव आइन जो है वो कॉमन आइन है। पहली एग्जांपल में नेगेटिव आइन जो थे, क्लोराइड जो थे वो कॉमन थे, यहाँ पोटाशियम कॉमन है। हम पोटाशियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स को इसमें डिज़ोल्व करेंगे, पोटाशियम क्लोराइड डिज़ोल्व होता जाएगा और पोटाशियम क्लोरेट सेपरेट होता रह जाएगा। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं कॉमन आइन इफ़ेक्ट इन साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस भी बेटा हम इंटर लेवल पे प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। साल्ट मसलन हम NaCl की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। साल्ट बेटा कॉम्बिनेशन होता है दो अपोजिटली चार्ज
आइंस का, 2 अपोजिटली चार्ज रेडिकल्स का, ठीक है। इनमें से एक रेडिकल पॉजिटिव होता है और एक रेडिकल नेगेटिव होता है। एक कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है। कैटाइन जो होते हैं बेटा, इनको बेसिक रेडिकल्स कहते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अ बेस। जैसे सोडियम है तो सोडियम हम फर्ज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से है, और क्लोराइड एसिड नेगेटिव जितने भी होते हैं वो एसिड रेडिकल्स होते हैं बिकॉज दे आर कंपोनेंट ऑफ एन एसिड। जैसे क्लोराइड जो है इट इज़ कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नेगेटिव रेडिकल्स जो हैं वहाँ तो हम ये कॉमन आयन की बात नहीं करेंगे। जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना बेटा पॉजिटिव रेडिकल की, कैटाइन की, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? सेकंड और थर्ड ग्रुप के रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको ज़रा ध्यान से आपने समझना है क्योंकि बुक में तो नहायत मुख्तसर ये बात लिखी हुई है। तो बेटा सेकंड ग्रुप रेडिकल्स जो हैं, अच्छा बेसिक रेडिकल पहले समझ लें 6 ग्रुप्स होते हैं। इनमें बेटा सेकंड और थर्ड में कॉमन आयन इफेक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स में हमारे पास कॉपर आयंस आ जाते हैं, ठीक है, कैडमियम है, इसके अलावा मर्क्यूरिक है, आर्सेनिक 3, आर्सेनिक 5, एंटीमनी 3, एंटीमनी 5, ठीक हो गया। इसके अलावा बिस्मथ है और लेड आयंस पहले ग्रुप में भी होते हैं, सेकंड ग्रुप में भी होते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारे पास चंद एक मैंने आपको सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स आपके सामने लिखे हैं, बेसिक रेडिकल्स। अब एक साल्ट में फ़र्ज़ करें इनमें से कोई रेडिकल है, हमने तो उसका सोल्यूशन बनाया हुआ, हमें तो नहीं पता उसमें वो रेडिकल है कि नहीं है। अगर आपने डब्बे में से साल्ट निकाला फिर तो आपको पता आपने कौन सा साल्ट है, लेकिन अगर आपको एक अननोन सैंपल दिया हुआ है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें पॉजिटिव आयन कौन कौन सा है। फ़र्ज़ करें कि उसका पॉजिटिव आयन इनमें से कोई एक है, तो ये अब कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये बेटा आइडेंटिफाई होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स। ये अपने सल्फाइड्स की सूरत में आइडेंटिफाई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेड है तो लेड सल्फाइड बनता है, अगर कॉपर है तो कॉपर का सल्फाइड बन जाता है। इन आयंस के बेटा जो सल्फाइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। बहुत थोड़ी मिकदार में भी हों तो ये पानी में इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो जो ही इनके सल्फाइड बनेंगे ये प्रेसिपिटेट्स बन के अलहदा हो जाएंगे। कॉपर आयन फ़र्ज़ करें सॉल्युबल फॉर्म में है, ठीक है, कॉपर फ़र्ज़ करें लेड नाइट्रेट हमारे पास एक साल्ट है, लेड नाइट्रेट पानी में हल हो जाता है। अब हमें नहीं पता उसमें लेड है कि नहीं है, लेकिन जो ही उसके सल्फाइड बनेंगे तो लेड के प्रेसिपिटेट बन जाएगा और हमें पता चल जाएगा इसमें वन कंपोनेंट इज़ लेड। नेगेटिव कंपोनेंट जो नाइट्रेट है उसे अलहदा स्कीम है, लेकिन लेड आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि लेड के सल्फाइड बनेंगे। द सल्फाइड ऑफ लेड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन, ठीक होगी बात। अब यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट का जो रोल है वो समझने के लिए पहली बात आप ये समझें कि बेटा ये मैंने आपको बताया ये सेकंड ग्रुप के रेडिकल हैं, ये सेकंड ग्रुप है बेसिक रेडिकल का। याद रहे कि सेकंड ग्रुप के साथ साथ फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स भी होते हैं, वो भी सल्फाइड की सूरत में ही सेपरेट होते हैं। फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स में बेटा हमारे पास आ जाता है मैंगनीज़, निकल और जिंक और कोबाल्ट। मैंगनीज़, निकल, जिंक और कोबाल्ट ये बेटा फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स में आते हैं, ठीक है। अब मैंगनीज़ भी सल्फाइड की सूरत में अलहदा हो जाएगा, निकल भी, जिंक भी और कोबाल्ट भी, लेकिन बेटा इनके जो सल्फाइड्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन पे सॉल्युबल हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे वो इनसॉल्युबल हैं। अब फ़र्क सिर्फ सेकंड और फोर्थ में सिर्फ ये होगा कि अगर लो कंसंट्रेशन में सल्फाइड आयंस मौजूद होंगे,
अगर सल्फाइड आयन पानी में बनता है लो कंसंट्रेशन में तो फिर तो सिर्फ सेकंड ग्रुप के प्रेसिपिटेट बनेंगे, लेकिन अगर ये हाई कंसंट्रेशन में बन जाता है तो फोर्थ वाले भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। सो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकंड ग्रुप रेडिकल वी नीड सल्फाइड आयन at low concentration. If sulfide ion are produced at high concentration, the radical of fourth group will also be precipitated. तो पता नहीं चलेगा कि ग्रुप सेकंड था कि ग्रुप फोर था। अब सल्फाइड की लो कंसंट्रेशन हासिल की जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉमन आयन इफ़ेक्ट। विद द हेल्प ऑफ कॉमन आयन इफ़ेक्ट कैसे? हम बेटा जिस साल्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हम उसके फ़र्ज़ करें ये टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने उस साल्ट का एक्वस सोल्यूशन बनाया हुआ है। ये उस साल्ट का सोल्यूशन है। हम इसमें पहले मिलाते हैं HCl को। जब इसमें HCl को मिला देंगे तो HCl बेटा इसमें आयोनाइज़ हो जाएगा और आयोनाइज्ड फॉर्म में HCl इस हालत में होता है। अब बेटा इसके अंदर मिलाया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या हाइड्रोजन सल्फाइड का सोल्यूशन लेबॉर्ट्री में बना, वो हम इसमें मिला देते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा आयोनाइज होने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन और सल्फाइड आयन बनाएगा। अब अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, दे कंटेन कॉमन आयन, हाइड्रोजन आर कॉमन। अब HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को सप्रेस कर देगा। लिहाजा H2S बहुत थोड़ी मिकदार में आयोनाइज हो सकेगा, बहुत थोड़ी मिकदार, वो भी काफ़ी H2S मिलाएंगे तो तब वो थोड़ी सी मिकदार में आयोनाइज होगा। और सल्फाइड आयन जब थोड़ी मिकदार में बनेंगे तो ये सिर्फ सेकंड ग्रुप वालों को प्रेसिपिटेट करेंगे, फोर्थ ग्रुप वालों को ये प्रेसिपिटेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इतनी मिकदार में अगर फोर्थ ग्रुप वाले मौजूद होंगे तो वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते। ठीक होगी बात? तो बेटा सेकंड ग्रुप के रेडिकल को आइडेंटिफाई किया जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ H2S with the help of common ion effect, because precipitation of second group radical require sulfide ions at very low concentration. If sulfide ions are produced at high concentration, the radicals of fourth group basic group are precipitated as well. तो फोर्थ ग्रुप वालों को बचाने के लिए सेकंड ग्रुप सिर्फ आइडेंटिफाई हो, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन रिक्वायर होती है, जिसको हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन आयन इफ़ेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हालांकि फोर्थ ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये इजाफा बता देता हूँ। फोर्थ ग्रुप वालों को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय यूजिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा जब सोल्यूशन में मौजूद होता है वहाँ अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन मौजूद होते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में जब हम H2S मिलाते हैं, उसमें HCl नहीं मिलाते। जब H2S मिलाते हैं तो ये आयोनाइज होकर हाइड्रोजन और सल्फाइड आयन बनाता है। हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सल के साथ मिल के न्यूट्रलाइज हो जाता है और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। जब बेटा हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाता है तो ये जो इक्विलिब्रियम नंबर 2 है और इसी तरह इक्विलिब्रियम नंबर 1 भी, जब प्रोडक्ट कंज्यूम होती हैं तो ये फारवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। नतीजतन इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ज़्यादा आयोनाइज होगा और बहुत ज़्यादा मिकदार में सल्फाइड आयन प्रोड्यूस होंगे। सल्फाइड आयन विल प्रोड्यूस एट वेरी हाई कंसंट्रेशन विच easily precipitate the radical of second group, फोर्थ ग्रुप। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है तो फिर ग्रुप 2 कहाँ गया? अगर बेटा ग्रुप 2 उसमें था तो वो पहले से ही आइडेंटिफाई हो चुका है, पहले ही आइडेंटिफाई हो गया है लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड में। और अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड में ग्रुप 2 आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो इट मीन्स अब ग्रुप 2 वाले नहीं हैं, तो फिर हम हाई कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। ये सारी बात सिर्फ आपको एहतियातन ये इतना हिस्सा जो बताया है
इसका कॉमन आयन इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से इसका ताल्लुक ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट कंसर्न विद कॉमन आयन इफेक्ट. Common ion effect is concerned with second group radicals because for identification of second group radical, sulfide ions are required at very low concentration. This low concentration of sulfide ion is controlled with the help of common ion effect. बस इतनी सी बात है जो आपने असूली तौर पे याद रखनी, बाकी तो ये सारी तफसील बताइए. अब तीसरे ग्रुप के लिए आ जाएं. ग्रुप 3 के बेटा मेंबर्स होते हैं एलुमिनियम, ठीक है जी, फेरस, फेरिक और क्रोमियम. These are the members of third group basic radicals. These are cations of third group. याद रहे कि बेसिक रेडिकल कैटाइंस होते हैं. एलुमिनियम, फेरस, फेरिक और क्रोमियम ये बेटा थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स हैं. दे आर आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स. दे आर आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स. फॉर एग्जांपल एलुमिनियम आयन फर्स्ट करें अगर सॉल्युबल फॉर्म में है, लेकिन अगर इसको हाइड्रोक्सल आयन मिल जाएं बहुत थोड़ी मिकदार में भी, तो एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. एलुमिनियम सॉल्युबल फॉर्म में है, लेकिन जो ही से हाइड्रोक्सल आयन मिलेंगे ये इनसॉल्युबल हालत में चला जाएगा. वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, जेली लाइक जेलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं एलुमिनियम के लिए. फेरस के लिए और क्रोमियम के लिए ग्रीन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. फेरिक के ब्राउन प्रेसिपिटेट. फौरी तौर पे समझ आ जाती है कि ग्रुप 3 का मेंबर यहाँ पे मौजूद है. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्रुप 3 वालों के हाइड्रोक्सल आयन जो होते हैं, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इवन एट वेरी लो कंसनट्रेशन. सेम सेकंड ग्रुप वाला प्रिंसिपल है. अगर बेटा हाइड्रोक्सल आयन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होंगे तो ग्रुप 5 वाले भी प्रेसिपिटेट. ग्रुप 5 में कैल्शियम आयन होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो कंसनट्रेशन पे वाटर सॉल्युबल है, लेकिन हाई कंसनट्रेशन पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल हो जाएगा, उसके भी वाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए हमने इनको आइडेंटिफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड, बट वी नीड हाइड्रोक्सल आयन एट वेरी लो कंसनट्रेशन. दिस लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इज मेंटेन्ड बाय द हेल्प ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. अब यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट कैसे मेंटेन किया जाता है बेटा? हम साल्ट के सोल्यूशन के अंदर अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं. पहले अमोनियम क्लोराइड आयोनाइज हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड अमोनियम और क्लोराइड की सूरत में होगा इस सोल्यूशन के अंदर. अब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं. अब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं. जब बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो ये हाइड्रोक्सल आयन बनाएगा. अब देखें, इस इक्विलिब्रियम को आप नंबर 1 कह दें, इसको इक्विलिब्रियम 2 कह दें. नाउ अमोनियम आयन्स आर कॉमन आयन्स. अमोनियम क्लोराइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज नहीं हो सकेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन स्प्रेस हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. हाँ जी, बस ये आखिरी बात है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन बेटा ब्लॉक हो जाएगी या बहुत कम होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड. सो हाइड्रोक्सल आयन विल प्रोड्यूस एट वेरी लो कंसनट्रेशन. और ये फिर जब एलुमिनियम या आयरन उसमें मौजूद होगा अगर उस सोल्यूशन के अंदर, तो ये उसके प्रेसिपिटेट बना देंगे, क्योंकि इनके प्रेसिपिटेट लो कंसनट्रेशन में भी वाटर इनसॉल्युबल हैं. ठीक होगी बात. सो दिस लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है जनाब. सो कॉमन आयन इफेक्ट बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट के लिए, जैसे नमक है, इसी तरह साल्ट एनालिसिस में कॉमन आयन इफेक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. तो ये बेटा हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट था, इसको आप लोगों ने पढ़ना है, याद करना है. ठीक है जी. अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत और अमान में रखे. अस्सलाम वालेकुम।